राधे राधे भाई सभी को। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की कि भाई किस तरीके से भोजन का हमारे आमाशय में पाचन होता है, स्टोमच में पाचन होता है। उसके अलावा हमने लीवर के बारे में पढ़ा, यकृत के बारे में पढ़ा, पित्ताशय क्या होता है, पित्तरस है ना, पाइल जूस, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि आमाशय के बाद अब भोजन का हमारे शरीर के जो आहार नाल है उसके किन किन भागों में किस तरीके से भोजन का पाचन होता है ना। तो उस चीज़ को अपन समझेंगे, उस चीज़ को जानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, जब हमने बात की कि भाई आमाशय में भोजन का पाचन हो गया, भोजन के पाचन के बाद क्या होता है कि सबसे पहले किस में जाएगा, क्षुद्रांत में, है ना। अब पहले आंतों की बात समझ लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आंत। आंत कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी छोटी आंत, है ना। कौन सी होती है, छोटी आंत होती है ना। और एक होती है आपकी बड़ी आंत। क्या होती है, बड़ी आंत। दरअसल जो छोटी आंत है ना, नाम में ही छोटी है ना, लंबाई में बड़ी है। जो बड़ी आंत है नाम में ही बड़ी है लेकिन है इसकी लंबाई छोटी, ये चौड़ी होती है ना। अब देखो, जो छोटी आंत है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। अच्छा, ये जो बड़ी आंत है इसको क्या बोलते हैं, इसको बृहदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बृहदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बृहदांत बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो, क्षुद्रांत कौन सी संरचना होती है, ये जो संरचना है ना, ये कुंडली नुमा जो संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसकी यदि लंबाई की बात करूं तो लगभग 6 से 8 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई होती है। अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम पूरे आहार नाल की बात करते हैं तो लगभग 10 मीटर के समथिंग हमारे शरीर में पूरी उसकी लंबाई होती है। उसमें से केवल 6 से 8 मीटर की लंबाई केवल इस क्षुद्रांत की होती है, इस छोटी आंत की होती है। समझ में आई बात, मतलब कि बहुत बड़ी है, कुंडली नुमा संरचना, कुंडली नुमा संरचना। ठीक है। अच्छा, यदि मैं बृहदांत की बात करूं, बृहदांत की बात करते हैं अपन, तो ये इसमें इसकी तुलना में बहुत छोटी होती है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होती है इसकी, है ना। क्या, चौड़ाई ज़्यादा होती है। क्या कहते हैं, चौड़ाई ज़्यादा होती है ना। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब अपन जानने का प्रयास करते हैं ये जो छोटी आंत है, ये जो क्षुद्रांत है, इसमें किस तरीके से जो है भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम है ना, उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखो, ये जो छोटी आंत है ना, इस छोटी आंत को अपन 3 भागों में बांटते हैं, है ना। ये जो क्षुद्रांत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्षुद्रांत को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, पहला है गृहिणी। कौन सा है, गृहिणी। कौन सा है, गृहिणी। दूसरा है अग्र क्षुद्रांत। कौन सा है, अग्र क्षुद्रांत। और तीसरा है क्षुद्रांत। कौन सा है, क्षुद्रांत। अब एक चीज़ और समझिएगा। देखो, गृहिणी कौन सी संरचना होती है इस क्षुद्रांत की, ये जो यू आकार की आकृति है ना, ये यू आकार की जो प्रथम सिरा होता है क्षुद्रांत का, उसको क्या बोलते हैं, गृहिणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गृहिणी। अच्छा, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेड्यूनम। क्या बोलते हैं, डेड्यूनम। क्या बोलते हैं, डेड्यूनम। इसको क्या बोलते हैं, जेजूनम। क्या बोलते हैं, जेजूनम। और इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम, है ना। इंग्लिश के नाम भी आप याद रखें। तो क्या बात समझ में आई कि भाई ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत का जो पहला सिरा है जो यू आकार की आकृति बनाता है, क्या है, गृहिणी कहलाता है। ठीक है। उसके आगे का भाग क्या कहलाता है, अग्र क्षुद्रांत कहलाता है। और इसका जो लास्ट वाला भाग होता है क्षुद्रांत का, उसे हम क्षुद्रांत ही कहते हैं। छोटी आंत का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इनमें पाचन किस तरीके से होता है, ये तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि भाई छोटी आंत को इतने इतने भागों में बांटा है। अब इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, ये चीज़ समझने की है। देखो, ये जो गृहिणी वाला पार्ट होता है ना, इसमें सबसे पहले आमाशय से निकलने के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा भाई, गृहिणी में पहुँचेगा, छोटी आंत के उस भाग में पहुँचेगा। इस भाग में कोई एंजाइम नहीं मिलता, तो फिर क्या मिलता है, एंजाइम नहीं मिलता है ना गृहिणी में। इसमें हार्मोन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हार्मोन। और कितने हार्मोन मिलते हैं, 2 हार्मोन मिलते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं, एक है आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा है, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। काइनिन। क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। अच्छा, दूसरा कौन सा भाग है, दूसरा हार्मोन कौन सा है, सीक्रेटिन। कौन सा है, सीक्रेटिन। अब क्या बात समझ में आई, ये जो गृहिणी वाला पार्ट है 2 हार्मोन निकालता है। कौन से, एक तो कोलेसिस्टोकाइनिन और एक हो गया सीक्रेटिन। काम क्या है, काम देखो, ये जो सीक्रेटिन हार्मोन होता है ये काम करता है कि ये जो अग्नाशय आपका ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि है ना, ये मतलब आमाशय है, इसके नीचे पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन उत्सर्जित करने के लिए ये जो हार्मोन है प्रेरित करता है।
कौन सी ग्रंथि को? अग्नाशय ग्रंथि को। और ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है यह पित्ताशय है, उस पित्ताशय से भाई पाइल जूस यानी जो पित्त रस है उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ना। तो यानी कि ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, दोनों जो बड़ी ग्रंथियां हैं, एक तो यकृत, यकृत से जो पाइल उसके पित्ताशय पाया जाता है उसके नीचे, और उसमें पित्त रस भरा होता है, उस पित्त रस को निकालने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन काम करता है। और जो अग्नाशय ग्रंथि है, उस अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन है, वो एंजाइम है, उनको निकालने के लिए सीक्रेटिन हार्मोन काम करता है ना। अच्छा, अब देखो पित्ताशय का क्या काम है ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हालांकि, है ना। जो पित्ताशय होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है ना। इसके अलावा जो वसा होता है उसके पाचन में हेल्प करता है। इतनी अपन बात कर चुके थे पाइल जूस के बारे में, है ना। अपन बात करते हैं भाई अग्नाशय में, है ना। जो सीक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित करता है, किन के लिए? एंजाइम उत्पादित करने के लिए, है ना। अब वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किस प्रकार से वो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, ये चीज़ समझने की। देखो, अग्नाशय से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं और उनको अपन शॉर्ट में याद करते थे, किसके नाम से? लात के नाम से, है ना। एल से L4 क्या हो गया? लाइपेज। क्या हो गया? लाइपेज। L4 क्या हो गया? लाइपेज। A4 क्या हो गया? A4 हो गया एमाइलेज। क्या हो गया? एमाइलेज। और T4 क्या हो गया? ट्रिप्सिन। क्या हो गया? ट्रिप्सिन। कौन कौन से हार्मोन हो गए? एक तो हो गया लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम है? एक तो हो गया लाइपेज, एक हो गया एमाइलेज और एक हो गया ट्रिप्सिन। तीनों किससे निकलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए मतलब पाचन करते हैं वो चीज़ समझिएगा। देखो, ये जो लाइपेज होता है ना, ये लाइपेज वसा के पाचन में हेल्पफुल होता है ना। अब ये वसा कौन से वसा का पाचन करता है ये चीज़ समझने की है। देखो, स्टार्टिंग में जब हमने पूरी स्ट्रक्चर इसको समझा तो हमने जाना कि जो वसा है वो सबसे पहले जो उसका पाचन होता है वो कौन करता है? वो पित्ताशय करता है, वो पित्त रस करता है ना। जो पाइल जूस होता है वो सबसे पहले जो हमारा फैट है, जो वसा है, उसको पायसीकृत करता है, उसको पचाने में मदद करता है। यानी कि ये जो वसा है, ये वसा किस टाइप का है? ये इमल्सिफाइड है ना, पायसीकृत वसा है। पायसीकृत वसा है। किस प्रकार का वसा है? पायसीकृत वसा है। उसको पचाने में हेल्प करता है और पचा के क्या बना देता है? उसको बनाता है ग्लिसरॉल। क्या बनाता है? ग्लिसरॉल। क्या बना देता है? ग्लिसरॉल। और दूसरा नाम क्या है? उसी का नाम है वसीय अम्ल। क्या नाम है? वसीय अम्ल। यानी कि 2 तरीके, मतलब कि जो वसा है, फैट है, उसको ग्लिसरॉल में या फिर वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लाइपेज जो एंजाइम होता है। अच्छा, एमाइलेज एंजाइम क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसको? स्टार्च को ग्लूकोज या शर्करा आप कह दीजिए, शर्करा में कन्वर्ट करता है ना। इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में हेल्पफुल होता है। अब प्रोटीन का पाचन देखो, अब कौन से प्रोटीन का पाचन होगा ये चीज़ समझने की है। स्टार्टिंग से हमने जाना कि प्रोटीन का पाचन जो सबसे पहले होता है वो जठर रस के माध्यम से। जठर रस में 2 एंजाइम मिलते हैं, एक तो रेनिन होता है और एक पेप्सिन होता है। जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है ना। अब आगे किसका पाचन होगा? पेप्टोन का पाचन होगा। यानी कि जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टोन को किस में बदल देता है? वो पेप्टोन को किस में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड में बदल देता है। किसको? जो पेप्टोन है उसको किस में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। तो इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। यानी कि जो वसा है उसका पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, स्टार्च है उसका पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, पेप्टोन अभी बाकी है। इसका आगे एक और एंजाइम आएगा जो इसको पूरे तरीके से जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देगा। तो इतनी सी चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि भाई जो अग्नाशय ग्रंथि है उससे 3 अपने एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और तीनों ही वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों को पचाने में हेल्प करते हैं, है ना। इतनी सी बात है आपको समझ में। अब ये जो पूरा पाचन है ना, ये अपनी जो गृहिणी है इसमें कंप्लीट हो जाता है, डेड्यूनम में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो ये अग्र क्षुद्रांत है, अब ये भोजन आगे जाएगा। अग्र क्षुद्रांत में किसी भी प्रकार का भोजन पाचन नहीं होता है ना, किसी भी प्रकार का भोजन पाचन नहीं होता है। अब अग्र क्षुद्रांत के बाद ये किस में जाएगा? इलियम में जाएगा। किस में जाता है? इलियम में जाता है ना, यानी कि क्षुद्रांत वाले भाग में जाता है। क्षुद्रांत वाले भाग में गया, इसमें 1-2 हार्मोन पाए जाते हैं, वो एंजाइम पाए जाते हैं 1-2। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका एरिप्सिन एंजाइम। कौन सा? एरिप्सिन एंजाइम। कौन सा है? एरिप्सिन एंजाइम। अब ये एरिप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो पेप्टाइड बना हुआ है, पेप्टाइड है ना, जो मैंने आपको बताया अभी, जो पेप्टाइड बना हुआ उसको किस में? एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। किस में? एमिनो एसिड में। किस में? एमिनो एसिड में।
किस में चेंज कर देता है, एमिनो एसिड में चेंज करता है पेप्टाइड को। तो अब यहाँ पर भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। इसके अलावा देखो एक दो एंजाइम और पाए जाते हैं ना, जैसे कि अपन भाई माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, तो माल्टोज को पाचन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य एंजाइम है, कौन सी ग्रंथि के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है, ये मैंने आपको यहाँ लिखा दिया, ये आपको मैंने नोट डाउन करा दिया। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, क्या ये जो क्षुद्रांत है ना, इस क्षुद्रांत में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। क्या? उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। और उस उंगली जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन बिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई बोलते हैं। यानी कि ये जो क्षुद्रांत है, इसमें उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और उसको क्या बोलते हैं? अपन बिलाई बोलते हैं। ये जो बिलाई होता है, अब भोजन के अवशोषण का काम करता है। अब भोजन पूरा पच चुका है, आपका कार्बोहाइड्रेट पच चुका है, प्रोटीन पच चुका है, वसा पच चुका है, सब चीज़ें मतलब पाचन हो चुका है, उनको बिल्कुल सरलीकृत कर दिया, उनको सरल फॉर्म में ला दिया है। तो अब उनके क्या अवशोषण की बारी है, अब उनको अवशोषित किया जाएगा। तो ये जो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम बिलाई कहते हैं, ये अवशोषण का काम करती हैं। ठीक है। अब पूरा जो भोजन है, उसका जितना भी रस है ना, वो पूरा अवशोषित कर लिया है। अब ये जो भोजन है, अब ये किस में जाएगा? ये जाएगा इसमें, किसमें? बृहदांत में जाएगा, जो बड़ी वाली जो आंत है उसमें जाएगा। अब अपन जानते हैं कि भाई बृहदांत में क्या होता है। देखो, बृहदांत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो क्या होता है, इसमें जो जल बचा हुआ है, भोजन में जो जल बचा हुआ है, उसका अवशोषण होता है। किस में होता है? बृहदांत में होता है। यानी कि जल के अवशोषण का काम कहाँ होता है? बृहदांत में होता है। कहाँ पर होता है? बृहदांत में होता है ना। कहाँ पे होता है? बृहदांत में होता है ना। अब देखो, बृहदांत को भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका सीकम। क्या है? पहला आपका सीकम। दूसरा है आपका बृहदांत। बृहदांत कौन सा है? बृहदांत। और तीसरा है आपका गुदा या मलास कह दीजिए, है ना, मलास लिख देते हैं, मलास। तो जो बृहदांत है उसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन सा है? एक तो सीकम है, एक बृहदांत है और एक मलास है। ये जो सीकम है, इस सीकम में जल का अवशोषण होता है। क्या? जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। इसके साथ साथ विटामिन बी का भी ये निर्माण करता है ना, विटामिन बी का भी ये निर्माण करता है। इतनी सी बात है आपके समझ में। देखो, ज़्यादा कुछ बड़ा काम है नहीं है बृहदांत का, है ना। इसके अलावा ये जितना भी बचा हुआ है ना रस, वो पूरे को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद जो अब अवशिष्ट भोजन बचा हुआ है, यानी कि अब उसमें कुछ भी ऐसे न्यूट्रिशन नहीं है, अब वो बाद में चल कर के एक इसमें पदार्थ पाया जाता है। क्या नाम है उसका? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो अवशिष्ट भोजन जो बचा हुआ है उसको चिपचिपा कर देता है, उसको चिपकाने मतलब एक तरह लुगदी बना देता है ना। तो जो म्यूकस होता है वह पूरे तरीके से उस भोजन को चिपका देता है और वो मलाशय में जाके इकट्ठा हो जाता है, और फिर मलाशय के माध्यम से, वह गुदाद्वार के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इस तरीके से भोजन का पूरे तरीके से पाचन होता है। अब देखो, इसमें एक ये संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, है ना। अब देखो, इस अपेंडिक्स का काम क्या होता है? ये दरअसल एक अवशिष्ट अंग है ना। कैसा है? अवशिष्ट अंग है। अवशिष्ट अंग बोले तो यानी कि ऐसा अंग जो किसी काम का नहीं है। अभी पहले क्या काम आता था? पहले ये सेलुलोज पचाने के काम आता था। अब भाई अपन घास फूस तो खाते नहीं है जो सेलुलोज हमारे अंदर जाता हो, है ना। तो ये अभी अपने जो शरीर में किसी भी काम का नहीं है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? अवशिष्ट अंग बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन क्या इस अपेंडिक्स में चला जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? इस अपेंडिक्स को काट कर ही बाहर निकाल देता है ना। तो इतनी सी बात है। बहुत सारे अपने अवशिष्ट अंग हैं ना जो किसी भी काम के नहीं है, अवशेषी अंग हैं। जैसे कि अपन ये जो कान है ना, कर्णपाल है, जो मतलब कान का ऊपरी हिस्सा है, ये तो केवल अवशिष्टित है ना, कोई काम तो है नहीं है। ये केवल भगवान ने चश्मे टांगने के लिए बनाया है ना, कोई विशेष काम है नहीं है इसका। ऐसे जैसे कि हमारी जो एक मोलर निकलती है, थर्ड मोलर निकलती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्कल दाढ़ बोलते हैं, वो किसी काम की आती है? वो भोजन पचाने का काम आती नहीं है, किसी भी काम नहीं आती, तो वो भी एक अवशिष्ट ही है ना। तो ऐसे अपने जैसे हमारे शरीर पर बाल हो गए, तो ये भी अवशिष्ट नहीं है एक तरीके से। तो ये आपको ओवरऑल ये आपको बात आई होगी समझ में कि किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है ना। हमने आमाशय में पढ़ा, क्षुद्रांत में पढ़ा, बृहदांत में पढ़ा, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो इसमें सहायक करती हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं जो उन ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित करने के लिए प्रेरित करती हैं।
तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और आज ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। देखो एक दो चीज़ और आप समझिए। अपन अब देखो कहते हैं ना कि भाई भोजन करने के बाद अपने को पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक है। आप पानी पियोगे तो जो एंजाइम है जो इतना गाढ़ा है वो कितना पतला हो जाएगा ना। पतला हो जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता भी कम हो जाएगी। क्रियाशीलता कम हो जाएगी यानी ढंग से भोजन पाचन नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो डॉक्टर क्या हर कोई कहता है कि भाई भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, है ना। अच्छा, अब खाना खाने के बाद क्या होता है कि आपको नींदें आती हैं, आपको आलस सा भर जाता है हमारा शरीर पूरा। एक तरीके से दिमाग कहता है कि भाई सो जा, अब खाना खाया तूने। तो उसके पीछे क्या क्या कारण, उसके पीछे का कारण ये है कि जब अपन खाना खाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनमें रक्त की बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है पाचन के लिए, है ना। इसलिए जो हमारे शरीर के और अंग हैं जैसे कि हाथ हुए, पैर हुए, हमारा मस्तिष्क हुआ, यहाँ से जो रक्त है वो निकल कर यहाँ पर आता है और भोजन में सहायक करता है। अब जब हमारे मस्तिष्क से खून जाएगा और हमारे मस्तिष्क में जब खून की थोड़ी कमी होगी तो आदमी क्या, हमारा माइंड भी कम काम करने लगेगा, आदमी को आलस आएगा, फिर वो सोचेगा यार सो लेते हैं यार, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा भोजन करने के बाद तुरंत नींद आती है। हालांकि कुछ ऐसे भी सॉलिड आदमी होते हैं यार, सख्त लौंडे है ना, सख्त लौंडे टाइप के, उनको नींद ही नहीं आती है ना खाना खाने के बाद। लेकिन सब तरीके की बातें हैं ना, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक ये जो पूरी चीज़ें हैं आपके समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।